आगे अब क्या हो गया था लास्ट आपका कंपाइलेशन की थ्योरी। लिखिए अगला टाइटल, एग्जीक्यूटिंग द सी प्रोग्राम। टाइटल डालिए, एग्जीक्यूटिंग द सी प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग द सी प्रोग्राम। बढ़ते हैं अब आगे। आपने प्रोग्राम लिख लिया, प्रोग्राम कंपाइल कर लिया। फाइनल स्टेप होगा आपका आपके प्रोग्राम को रन करना या एग्जीक्यूट करना। टीसीआईडी में अपने प्रोग्राम को रन करने के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन लिखिए मत, मैं कर रहा हूं डिक्टेट। पहला ऑप्शन, आप रन मेन्यू के थ्रू रन से प्रोग्राम को रन कर लें। गौर करिएगा, मेन्यू का नाम भी रन है, अंदर के सब मेन्यू का नाम भी रन ही होगा। तो आप रन पे क्लिक करोगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से आप चूज करोगे रन। दिस इज वन वे। दूसरा तरीका इस प्रोग्राम को रन करने का है, आप कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करें ऑल्ट प्लस आर। तीसरा तरीका प्रोग्राम को रन करने का है, आप प्रेस करें कंट्रोल प्लस F9। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑल्ट F9 कंपाइलेशन के लिए है, कंट्रोल F9 या ऑल्ट आर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए है। अब दो तीन जरूरी बातें ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अभी देखिएगा आज आपका प्रैक्टिकल सेशन लूंगा मैं, जैसे ही कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, हल्का सा ब्लिंक, हल्का सा जर्क आपको आपकी इस आईडी विंडो में दिखेगा, लेकिन आपको प्रोग्राम का कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट नहीं दिखेगा। कारण, प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट आ गया, प्रोग्राम बंद हो गया, लेकिन आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आउटपुट याद कीजिए नजर आता है ऑन कंसोल विंडो। और आप इस वक्त फेस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कोड विंडो को, जो ब्लू कलर की विंडो होगी। अब अगर आपको आउटपुट देखना है तो आपको इस विंडो को करना पड़ेगा क्लोज, कंसोल को करना पड़ेगा ओपन, जिसके लिए आप यूज करेंगे एक और की कॉम्बिनेशन विच इज कॉल्ड एज ऑल्ट प्लस F5। इस की कॉम्बिनेशन से आप कंसोल ओपन करके आउटपुट देख पाएंगे। तो याद रखिएगा, ऑल्ट आर से प्रोग्राम रन होगा, ऑल्ट F5 से ये वाली विंडो क्लोज होगी, आपके सामने जेट ब्लैक कलर की विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको आपके प्रोग्राम का नजर आएगा आउटपुट। मैं अपने इस कोड की बात करूं तो जैसे ही मैं ऑल्ट F5 प्रेस करूंगा, ये विंडो डिसअपीयर हो जाएगी, हमारे सामने एक ब्लैक कलर की कंसोल विंडो ओपन हो जाएगी, और इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमें हमारा टेक्स्ट, हमारा आउटपुट नजर आएगा, विच इन आवर केस इज हेलो यूजर। अगर मैं आपसे पूछूं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्यों आ रहा है, तो आपका जवाब होगा क्योंकि हमने कॉल कर रखा है CLR SCR। ना करा होता तो हेलो यूजर आता, ना करा होता तो हेलो यूजर आता, लेकिन वो स्क्रीन क्लियर करके नहीं, जहां भी प्रीवियस आउटपुट खत्म है उसी के बाद आता। मान लीजिए पिछले आउटपुट्स मिड ऑफ द स्क्रीन तक गए, तो हेलो यूजर मिड ऑफ द स्क्रीन पे आपको नजर आता। आप कंफ्यूज ना हो, आपको आउटपुट क्लियरली समझ में आए, इसके लिए बेटर है हम पुराने आउटपुट्स इरेज कर दें। पुराने आउटपुट इरेज हो, इसके लिए हमने लिखा CLR SCR। दूसरी बात, इस विंडो से इस विंडो पे कैसे आए आप, जल्दी बताइए। कोड विंडो से कंसोल पे कैसे आए, बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस F5। लेकिन कंसोल पे आउटपुट देखकर सेटिस्फाई होने के बाद कोड विंडो पे वापस लौटने के लिए कोई स्पेशल की नहीं दबानी होती, आप कोई भी की अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, द कंसोल विंडो विल गेट क्लोज्ड, और आप वापस लौट जाएंगे अपने विंडो के अंदर। यानी इससे इस पे आना है, स्पेशल की कॉम्बिनेशन प्रेस होगा विच इज ऑल्ट प्लस F5। यहां से वापस लौटना है, कोई भी की दबा दीजिए। नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्रेस करें एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, दिस विंडो विल डिसअपीयर, you'll get back to your code window। लिखिए इतना, फिर प्रैक्टिकल्स दिखाता हूं आपको। टाइटल डालिए, रनिंग या एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। लिखिए, टू रन अ सी प्रोग्राम, टू रन अ सी प्रोग्राम इन Turbo IDE, we have we have two options. Number one,
using the run menu from menu bar. Number 1, using the run menu from menu bar. Number 2, using keyboard shortcut Alt plus R or CTRL plus F9. Using keyboard shortcut Alt plus R और Control plus F9. पैरा चेंज कीजिए. Whenever we run a program in Turbo IDE, comma, the output gets displayed on console window. The output gets displayed on the console window. But to see this output, comma, we have to open the console window. But to see this output, comma, we have to open the console window, and this can be done using another key combination called Alt plus F5, and this can be done using another key combination called Alt plus F5. हो गया? ये हुआ आपका प्रोग्राम का फर्स्ट फेज कंप्लीट. लिखना, कंपाइल करना, रन करना, बेसिक पार्ट. अब आते हैं इस पूरी कहानी के प्रैक्टिकल पे, जो आप पिछले एक हफ्ते से बोर्ड पे समझ रहे हैं. प्रैक्टिकल करने के लिए नंबर 1 रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए सी लैंग्वेज का टर्बो आईडी, क्योंकि हम फिलहाल टर्बो पे काम कर रहे हैं. टर्बो आईडी का सेटअप आपको काउंटर से मिल जाएगा. जब आप इस सेटअप को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे तो नोटिस करिए आपको कुछ इस तरीके का आइकन आपके डेस्कटॉप के ऊपर बना हुआ दिख जाएगा. दिस इज द आइकन ऑफ टर्बो आईडी, जो डेस्कटॉप पे आपको शो हो जाएगा. आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल इंस्टॉलेशन इसका होगा. आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे द सॉफ्टवेयर विल गेट इंस्टॉल्ड, और सब कुछ सही रहा तो इस तरीके के आइकन के साथ ये आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो जाएगा. आपका अगला टास्क होगा इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना, जो बिल्कुल नॉर्मल वे में होगा क्योंकि आप विंडोज पे हैं. सिंपली प्रेस डबल क्लिक. जैसे ही डबल क्लिक प्रेस करेंगे आपके सामने एक विंडो आएगी. बैकग्राउंड में ब्राउजर ओपन हो जाएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट्स लेता रहता है, तो उसे छोड़ दें. इसके बाद प्रेस करेंगे आप स्टार्ट टर्बो C++. डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर ये तो C++ लग रहा है. डेफिनेटली ये आईडी C++ का है, पर मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था हर वो आईडी जो C++ सपोर्ट करेगा वो डेफिनेटली C को भी सपोर्ट करेगा. हालांकि इसका उल्टा ट्रू नहीं है. जो C सपोर्ट करते हैं जरूरी नहीं है कि वो C++ भी सपोर्ट करें ही करें. जैसे ही आप स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक करेंगे आईडी विंडो आपके सामने लॉन्च हो जाएगी. ठीक है, आपको ऐसी विंडो नहीं दिखेगी. ये तब दिखता है जब आप प्रीवियसली कोई कोड लिख चुके हो, आपको विंडो ऐसी नजर आएगी. ये आपका फर्स्ट ओपनिंग स्क्रीन होगा जब आपके सिस्टम पे टर्बो पहली बार आप लॉन्च करेंगे. अब आगे बढ़ने से पहले आपकी आईडी के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं. आईडी के बारे में बातें जानने के लिए हम हेल्प में अबाउट को आकर क्लिक कर रहे हैं. जैसे अबाउट को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ चीजें आएंगी. नंबर 1, आप जो आईडी यूज कर रहे हैं इट्स कॉल्ड टर्बो C++. इसको करने वाली कंपनी का नाम बोरलैंड है, और आप इस वक्त इसका जो वर्जन यूज कर रहे हैं दैट इज 3.0. मैं फिर याद दिला दूं, ये एक पुराना आईडी है, ओल्ड फैशन आईडी है, आज बहुत ज्यादा यूज नहीं होता. बट क्योंकि आप भी पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसी भी बिगनर के लिए प्रोग्रामिंग की ABCD सीखने के लिए
दिस आईडी इज द बेस्ट। बट पूरा कोर्स इस पे कंडक्ट अपन नहीं करेंगे। आफ्टर लर्निंग बेसिक्स ऑफ सी we'll migrate to another popular ID which is called as code blocks। बट आप एक आईडी पे काम करना सीखिए, ऑलमोस्ट हर आईडी पे काम तकरीबन सेम तरीके से ही होता है। ठीक है, तो ये आपके टर्बो की हेल्प हो गई। अब आपका फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है, वो कैसे होगा, हैव अ लुक। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमेशा की तरह जैसे नोटपैड में फाइल मेन्यू है, टर्बो आईडी के अंदर भी फाइल मेन्यू है, फाइल के अंदर न्यू का ऑप्शन है। न्यू सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने विंडो आएगी। ये जो ब्लू कलर की विंडो आप देख रहे हैं, इसे मैं पहले दिन से बुलाता आ रहा हूं कोड विंडो, क्योंकि यहां आप अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखेंगे। और ये जो विंडो आपके सामने अब ओपन हुई है, दिस विंडो इज कॉल्ड एज कंसोल विंडो। अब सुनो CLR/SCR का बेनिफिट। अगर CLR/SCR ना लगाऊं मैं, तो मुझे हेलो यहां दिखेगा जहां आपको कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं CLR/SCR लगा दूंगा, तो गौर करिएगा ये जो आपको पाथ नजर आ रहा है, C टर्बो C3 बिन TC, ये तक हो जाएगा इरेज, और हमें आउटपुट दिखेगा बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। तो याद रखिएगा, CLR/SCR को लेकर बड़ा कंफ्यूजन बिगनर्स में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या CLR/SCR लिखना? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट मैं बार बार कह रहा हूं, GCC में तो CLR/SCR होता भी नहीं है। टर्बो देता है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि पुराने आउटपुट्स, पुराने मैसेजेस हम कर पाए इरेज। अब प्रोग्राम लिखता हूं, और जो आप 3 दिन से चीजें सुन रहे हैं, आज उन्हें प्रैक्टिकली होता हुआ देखिए। सबसे पहले हैश इंक्लूड angular brackets stdio.h followed by hash include angular brackets conio.h followed by void void, color white हो गया because it's a keyword। उसके बाद main main, then curly brace clrscr parenthesis semicolon printf parenthesis double quotes hello user डबल कोट्स बंद, पैरेंथेसिस बंद, सेमीकोलन, ब्रेस क्लोज्ड। प्रोग्राम को हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ये वो कोड है जो मात्र 7 लाइनों का है, जो आप 3 दिन से बोर्ड पे समझ रहे हैं। ये जो 2 आपको दिख रहा है, ये कर्सर की इस कोड के अंदर कॉलम पोजीशन है। सो नंबर ऑफ लाइंस इन दिस कोड आर 7 एंड राइट नाउ कर्सर इज एट सेकंड कॉलम ऑफ द 7th रो। बट आप लाइन नंबर देखिए, टोटल लाइन आ रही है 7। अब इस प्रोग्राम को अपन करते हैं कंपाइल। कंपाइल करने से पहले प्रोग्राम को आप सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए दी ऑप्शन इज फाइल। फाइल के अंदर आप सेव पे क्लिक करें। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, आपके सामने विंडो आएगी। इस विंडो में आप अपने प्रोग्राम का नाम दे दें। मैंने अपने प्रोग्राम का नाम दिया सचिन। ये देकर एंटर स्ट्राइक कर लीजिए, आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब इस प्रोग्राम को आपको करना है कंपाइल और रन। कंपाइल करना आपने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा, दिस इज द मेन्यू टू बी कंपाइल्ड। आप जैसे ही ऑल्ट सी करेंगे या कंपाइल करेंगे, अंदर कंपाइल नाम का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, एक विंडो आएगी जिसके बारे में बातचीत लास्ट लेक्चर में हो चुकी है। देखिए ध्यान से इस विंडो को। आपको सबसे पहला मैसेज मिल रहा है, लाइंस कंपाइल्ड 461। आपको समझ में आ रहा होगा, हमारी प्रोग्राम में 7 लाइनें हैं, कंपाइलर बोल रहा है 461 लाइंस पहुंची हैं। ये कैसे हुआ? ये हुआ क्योंकि आपने अटैच करी हुई है 2 हेडर फाइल, और हर एक हेडर फाइल के अंदर कम से कम 150-200 लाइनों की कोडिंग मौजूद है, जो आपके प्रोग्राम में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आकर हो गई है पेस्ट। दूसरी बात, कंपाइलर आपको यह भी बता रहा है आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह की एरर नहीं है। क्योंकि एरर नहीं है, नीचे गौर करिए, मैसेज आ रहा है सक्सेस। अगर होती तो यहां सक्सेस नहीं आता, और आपको यह पता लगता हाउ मेनी एरर्स द प्रोग्राम इज राइट नाउ कंटेनिंग। वार्निंग के बारे में मैंने आपको हिंट दिया था। वार्निंग्स आर सजेशंस जो कंपाइलर आपको देना चाहता है, बट लकीली इस प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोई सजेशन भी नहीं है जो कंपाइलर हमें देकर प्रोग्राम को इंप्रूव करवा दे। तो फिलहाल प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम में कोई वार्निंग नहीं है। ये आइडल सिचुएशन है जो आपके प्रोग्राम के कंपाइल टाइम के बाद आनी चाहिए। नो एरर्स, नो वार्निंग्स, एंड सक्सेसफुली द प्रोग्राम हैज बीन कंपाइल्ड। लेकिन आपको आउटपुट अभी भी नहीं दिखेगा। आउटपुट दिखेगा जब आप प्रोग्राम रन करेंगे। कैसे पता लगाने के लिए आप जरा कंसोल पे चलिए। अगर ये प्रोग्राम को आउटपुट देना होगा तो कंसोल पे आना चाहिए लिखा हुआ हेलो यूजर। नहीं आया क्योंकि कोड अभी सिर्फ हुआ है कंपाइल। कुछ लिखा हुआ तब आएगा जब प्रोग्राम को अपन करेंगे रन। रन करने के लिए आज ही आपने सीखा, ऑप्शन टू बी यूज्ड इज रन ऑप्शन। अंदर आप गए, रन के अंदर रन चूज कर लीजिए, या कीबोर्ड शॉर्टकट चूज कर लीजिए Ctrl+F9। जैसे ही आप रन करेंगे, गौर करिएगा, हल्का सा जर्क, हल्का सा ब्लिंक ये विंडो करेगी, जैसे कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है वैसे, राइट? ये हल्का
स्पेलिंग आप पकड़ नहीं पाए होंगे, इतनी स्पीड प्रोसेसर की फास्ट है, लेकिन आपके प्रोग्राम का आउटपुट आ गया, आउटपुट आके प्रोग्राम बंद भी हो गया। अब आपको कैसे पता चला आउटपुट क्या आया है? वो आउटपुट देखने के लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट F5। नोटिस कीजिए पुराना पूरा टेक्स्ट हट गया और हमें करंट आउटपुट नजर आ रहा है, विच इज हेलो यूजर। अब कुछ बातचीत। सबसे पहला क्वेश्चन, मान लीजिए मैं कोड में वापस लौटता हूं और इस हेलो यूजर की जगह हाई यूजर करता हूं और अब प्रेस करता हूं ऑल्ट F5। बताइए आउटपुट में क्या दिखेगा? हेलो यूजर दिखेगा। समझे नहीं आप? आपने बात ही नहीं सुनी मेरी। मैंने कोड तो चेंज कर दिया, लेकिन सिर्फ प्रेस करा ऑल्ट F5। ये बहुत बेसिक सी गलती है जो नया नया प्रोग्रामर कोडिंग में कर देता है। उसे लगता है ऑल्ट F5 करने से सब हो जाता है। ऑल्ट F5 करने से सिर्फ कंसोल खुलता है। अगर आप प्रोग्राम में एक फुल स्टॉप भी आकर एक्स्ट्रा लगाते हैं तो नोटिस कीजिए प्रोग्राम दोबारा कंपाइल होगा, प्रोग्राम दोबारा रन होगा। ये सोचना गलत है कि हम सिर्फ ऑल्ट F5 प्रेस करेंगे तो हमें रिजल्ट्स दिख जाएंगे। रिजल्ट दिख जाएंगे, लेकिन पुराने वाले, नए वाले नहीं। नए वाले रिजल्ट देखने के लिए प्रोग्राम को फिर से कंपाइल और रन करना पड़ेगा। देख लीजिए इस बात को, मैंने हाई यूजर करा हुआ है, लेकिन जब मैं ऑल्ट टाइप प्रेस करूंगा मुझे अभी भी आउटपुट में नजर आएगा हेलो यूजर। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर आउटपुट देख पाए, एटलीस्ट कोड को दोबारा कीजिए कंपाइल, कोड को दोबारा से कर दीजिए रन। जैसे ही रन करेंगे आउटपुट फिर जनरेट होगा। इस बार ऑल्ट F5 करेंगे तो आउटपुट में आपको नजर आएगा हाई यूजर। क्लियर? अच्छा, एक और बात, अब मैंने कोड विंडो में लौटकर इसे हटा दिया, ठीक है? इसे भी हटा सकता हूं। अगर CLR/SCR हटा रहा हूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, नंबर ऑफ लाइन थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अभी कितनी थी? 461 या 462 है ना? 462 इसलिए क्योंकि एक एंटर दबा दिया था मैंने, तो 461 मानते हैं हम। अब कंपाइल कीजिए, आप देखिएगा लाइंस काफी कम हो जाएंगी, ऑलमोस्ट 312। तो इसका मतलब 461 माइनस 312 इज 460। मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, जनरल जवाब। 461 माइनस 312 इज नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन conio.h। वो हटाने से लाइन कम हो गई ना, 461 से 312 हो गई। इसका मतलब ये जो 312 लाइनें हैं, ये सारी की सारी लाइनें आपके कोड और stdio को मिलाकर है। इसमें आपके कोड में कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4, मतलब 308 लाइनें आपको सप्लाई हो रही हैं फ्रॉम stdio। बाकी का कोड लिखा हुआ है आपने, ठीक है? अब इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। अब देखिएगा बिहेवियर क्या आएगा। कोड कंपाइल करा, कोड को मैंने रन करा, ठीक? अब कंसोल पे गया तो आउटपुट दिखेगा हाई यूजर, हाई यूजर। दो बार क्यों? 2 बार इसलिए क्योंकि वो जो पुराना वाला हाई यूजर है वो हटेगा नहीं और उसके आगे आ जाएगा नया वाला हाई यूजर। आपको कंफ्यूजन ना हो बस इसलिए एडवाइस थी कि आप यूज करें CLR/SCR। अब गेस करिए, इस प्रोग्राम में हाई यूजर की जगह बाय यूजर कर दिया। हाई यूजर बाय यूजर, ठीक? अब इतना हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 हाई पिछले हैं, करंट वाला तो बाय है। तो बेटर है आप अपने प्रोग्राम में CLR/SCR लगाएं तो सिर्फ करंट आउटपुट ही शो होगा। सॉरी, रन नहीं करा मैंने। करंट आउटपुट ही शो होगा, विच इन दिस केस विल बी जस्ट बाय यूजर। क्लियर हुआ? चलिए, अब 2-3 और बातें जो आपसे डिस्कस की थी प्रैक्टिकली शो करता हूं। जी जी जी, पूछिए। किया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो डिफॉल्ट कंपाइलर C++ का लगा हुआ है यहाँ। आप .c भी कर सकते हैं, .cpp भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर कंपाइलर कौन सा यूज होगा ये अंदर की सेटिंग्स पे डिपेंड करेगा। मैं कर सकता हूँ कुछ और भी, .भोपाल कर सकता हूँ मैं, सचिन .भोपाल, लेकिन फिर कैसे पता चलेगा ये CA के C++ है? वो फिर ID की सेटिंग से पता चलेगा, ऐसे होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब मैंने आपसे एक बात बोली थी, लेट्स सी आपको याद है कि नहीं। विदाउट मेन कैन वी कंपाइल द कोड? तो मैंने इस प्रोग्राम में फंक्शन का नाम रख दिया भोपाल। जो बातें हम बोर्ड पे देख चुके हैं आज प्रैक्टिकली देखिए। कंपाइल करता हूं, देखिए कितनी एरर्स आ रही हैं। 0 आ रही है। क्या प्रूफ हुआ इससे? मेन इज नॉट नेसेसरी फॉर कंपाइलेशन। लेकिन गौर करिए, मैं रन करूंगा एंड प्रोग्राम विल थ्रो एन एरर। अब प्रोग्राम एरर देगा। अब प्रोग्राम नहीं चल रहा है क्योंकि
प्रोग्राम के अंदर एक एंट्री पॉइंट चाहिए एंड दैट एंट्री पॉइंट हैज टू बी द फंक्शन मेन। इसलिए मेन के बगैर कोड कंपाइल जरूर हो जाएगा, मेन के बगैर कोड रन नहीं होगा। दूसरी बात, कंपाइलर कौन सी एरर्स पकड़ता है? सिंटेक्स एरर। जैसे के आपसे गलती से ये ब्रेस मिस हो गया, मैंने आपसे कहा था हर ओपनिंग का होना चाहिए करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेस, भूल गया मैं क्लोजिंग ब्रेस लगाना। कीजिए कोड कंपाइल, प्रोग्राम विल नाउ कंटेन एरर्स, नीचे लिखा हुआ रहा है एरर 1, और अगर आप देखना चाहें तो कंपाइलर अपनी इंग्लिश में आपको हिंट भी देगा आपसे गलती क्या हो गई है। तो आपको याद दिला रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग और शो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेस। इतना हिंट बहुत है किसी के लिए ये समझने के लिए कि उसने कुछ ब्रेसेस से रिलेटेड मिस्टेक कर दी है। ऐसे ही नोटिस करिए अगली कॉमन मिस्टेक करता हूं, एंड दैट इज फॉरगेटिंग टू अप्लाई टर्मिनेटर। ठीक, कंपाइल कीजिए, जैसे ही कंपाइल करेंगे प्रोग्राम विल अगेन शो एरर्स। नंबर ऑफ लाइंस पे अब मत जाइएगा, जब एरर्स आती हैं तो नंबर ऑफ लाइंस की काउंटिंग चेंज होती रहती है, क्योंकि एरर के कारण कुछ लाइनें कंपाइलर नहीं पढ़ता तो नंबर ऑफ लाइंस कई बार कम हो जाती हैं। और ये भी मत सोचिएगा कि सर एक एरर होगी तो नंबर ऑफ लाइंस बाय 1 कम होंगी, जी नहीं, एक एरर पे कई बार मल्टीपल लाइंस कम हो जाती हैं। तो इसके बारे में कोई एजम्पशंस लेकर मत चलिएगा, आप बस इतना ध्यान रखिएगा यहां एरर अगर आ गई तो कोड ना कंपाइल हुआ है ना हो पाएगा रन। एरर कौन सी है? अब कंपाइलर बोलेगा स्टेटमेंट मिसिंग, मुझे हिंट देगा आपने सेमीकोलन मिस कर दिया है, बताएगा भी सेमीकोलन लाइन नंबर 6 के आसपास आपने मिस करा है, तो मुझे यहां आकर करेक्शन करना चाहिए और यहां सेमीकोलन को करना चाहिए अप्लाई। तो अब मेरे कोड के अंदर ये मिस्टेक सॉल्व होगी, यहां आइए एंड पुट अ सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद आपसे मैंने कहा था हम प्रोग्राम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए हाँ के ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, कंपाइलर को आपसे कोई शिकायत नहीं है। नंबर ऑफ लाइंस कम हो गई क्योंकि फिजिकल लाइंस अभी भी कम है, लॉजिकली अभी भी प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस उतने ही हैं जितने पहले थे, बट हॉरिजॉन्टली आप कोड लिख सकते हो। लिखने के बाद रन कीजिए, विदाउट एनी इश्यूज यू विल गेट दी आउटपुट। फाइन, ठीक है। और एक पॉइंट और हमने डिस्कस करा था, दुनिया का सबसे छोटा एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम ये रहा, वॉइड मेन, सब खाली। ठीक, करिए कंपाइल, नो एरर्स, करिए रन, आउटपुट पे आ जाइए। ये कहां से आया? क्योंकि आपने CLR नहीं लिखा है। और आप पूछ रहे थे मेन कौन सी हेडर फाइल में है, मैंने आपको टोका था मेन किसी हेडर फाइल में नहीं है, और इसके लिए मैंने आपसे कहा था एक सिंपल सा प्रूफ देते हैं, दिखाया भी था शायद, मैंने आपको दिखाया था ना, फिर दिखा दे। CLR लिखा मैंने, कोड को कंपाइल करा, कोड दे देगा एरर, क्योंकि ऊपर अटैच होनी चाहिए conio.h और वो मैं मिस कर रहा हूं, राइट। ये पता भी लग जाएगा मुझे कि CLR conio.h में है बाय सिंपली परफॉर्मिंग अ राइट क्लिक ऑन CLR. जैसे इस पे आप राइट क्लिक करेंगे इसकी हेडर फाइल का नाम ओपन हो जाएगा। कई बार काम करते हुए माउस फ्रीज हो जाता है, जैसे मेरा हो गया है, ये ग्राफिक्स कार्ड के कारण होता है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो कि माउस काम ना करे तो आप एक आध बार उसे रीटेस्ट करके या फिर सिस्टम ऑफ आईडी ऑन ऑफ करके वापस ऑन कर लीजिएगा। फिलहाल CLR पे मैंने राइट क्लिक करा और मुझे आउटपुट में दिख गया conio.h इज द नेम ऑफ द हेडर फाइल। अब अगर मैं मेन पे राइट क्लिक करता हूं, नोटिस करिए मुझे कोई हेडर फाइल का नाम नहीं दिखेगा, बिकॉज मेन इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द हेडर फाइल्स। चले आगे, चलिए अब आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइटल डालिए। अच्छा हाँ, एक और बात, हेडर फाइल के नाम पे राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा? हेडर फाइल के नाम पे राइट क्लिक करेंगे तो उसके फंक्शंस की लिस्ट आएगी। जैसे math.h एक हेडर फाइल का नाम है, इसमें कितने फंक्शंस मैंने आपको बताए थे? शायद 4-5, लेकिन इसके अंदर कम से कम 50-60 फंक्शंस हैं। अगर आपको उनकी लिस्ट देखनी है तो math.h पे कीजिए राइट क्लिक, ये math.h के अंदर अवेलेबल सारे फंक्शंस की लिस्ट है। ठीक है, अगर आपको लगता है सर इनमें से कौन सा फंक्शन क्या करता है, कैसे मालूम चलेगा? बिल्कुल मालूम चलेगा, आप उस फंक्शन को हाईलाइट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे मुझे पता करना है हाउ द फंक्शन sqrt वर्क्स, सेलेक्ट करिए, एंटर दबाइए, आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। समझ में अभी आपको 10% चीजें भी नहीं आएंगी क्योंकि अभी आप सी की बहुत बिगनिंग स्टेज पे हैं, बट जैसे जैसे कोर्स कवर होता जाएगा इस हेल्प को समझना आपको आ जाएगा। बट इतना तो पता चल ही रहा होगा, this is a function which calculates square root of a number and this function is coming from the header file math.h. Fine.
ऐसे ही आप में से किसी ने पूछा था सर मुझे हेडर फाइल्स की लिस्ट देखनी है, मैं कैसे देखूं? देखिए कैसे देखेंगे आप किसी भी हेडर फाइल पे राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल्स, एंटर स्ट्राइक करिए, सारी हेडर फाइल के नाम आपको दिख जाएंगे। ये हेडर फाइल्स वो हैं विच आर सप्लाइड बाय टर्बो कंपाइलर, बाय बोथ कंपनी। इसमें आपको दोनों दिखेंगी, द हेडर फाइल फॉर सी विच इज stdio.h, the header file C++ which is iostream.h. Reason being this ID can be used for both the languages C as well as C++। इस तरह से आप हेडर फाइल्स की लिस्ट देख सकते हैं, और किसी भी हेडर फाइल में आइए, सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करिए, तो आपको उस हेडर फाइल के दिख जाएंगे सारे फंक्शन। ये ग्राफिक्स के अंदर के फंक्शंस हैं, आर्क, सर्कल, एलिप्स वगैरह वगैरह। सिंपल, ये था आपका आईडी के साथ पहला इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़िए, अगला टाइटल डालिए आज का, यूजिंग द फंक्शन getch। हाँ जी, फाइल्स लिख सकते हैं, लेकिन कुछ आईडीज अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इट्स बेटर आप कंसिस्टेंट रहें और हेडर फाइल का नाम लोअर केस में मेंशन करें। टाइटल डालिए, यूजिंग द फंक्शन getch। ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम आज का, जो अपन ने कंपाइल और रन करके देखा। क्या करा मैंने? चौंक रहे हैं आप उससे? ऑल्ट और बैक स्पेस दबाया मैंने। जब आप इस आईडी में ऑल्ट और बैक स्पेस दबाते हैं तो ये रिवर्स चालू कर देता है काम, जो आपने एक्शंस लिए थे उन्हें अंडू करने लगता है। तो ये आपके सारे एक्शंस रिकॉर्ड करता है और उन रिकॉर्ड्स को अंडू करता है जब आप प्रेस करते हैं ऑल्ट और बैक स्पेस। जैसे मैंने मान लीजिए ये प्रिंटफ डिलीट करा, ठीक, अब ये प्रिंटफ मुझे वापस चाहिए। एक तरीका क्या है, टाइप करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ऑल्ट और बैक स्पेस दबाते चलिए, ये टेक्स्ट आपको वापस मिल जाएगा। ये इस आईडी की एक और खास बात है। खैर, अब ये बताइए, इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो मुझे आउटपुट के देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी, इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो मुझे आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट F5 प्रेस करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं मुझे ऑल्ट F5 प्रेस करना भी ना पड़े और अपने आप मुझे आउटपुट नजर आ जाए। थ्योरी लिखिएगा मत, मैं दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम रन करते ही आपके सामने कंसोल विंडो पे आउटपुट नजर आ जाए, तो आप अपने प्रोग्राम के आखिर में सी लैंग्वेज का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल करेंगे, का की नाम होगा getch। कॉल करेंगे, डिफाइन करेंगे? कॉल करेंगे, क्योंकि नाम के बाद आ रहा है सेमीकोलन। अब सुनिए getch के बारे में कुछ बेहद जरूरी बातें। getch का फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर। getch फंक्शन आता है फ्रॉम दी हेडर फाइल conio.h, और getch का बिहेवियर समझाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, उसका आंसर आप मुझे दें। आपके मोबाइल में जो म्यूजिक प्लेयर होता है उसमें एक पॉज बटन होता है। क्या होता है जब आप पॉज दबाते हैं? तो गाना बंद हो जाता है, गाना रुक जाता है, गाना ठहर जाता है। बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, जब आप सी लैंग्वेज में getch लगाते हैं तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉज होता है, बंद नहीं होता है, पॉज हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने स्पीड ब्रेकर आ गया है, आप तो फिर भी स्पीड करके स्पीड ब्रेकर पार कर जाते हैं, बट ये एक ऐसा स्पीड ब्रेकर है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है, और प्रोग्राम पॉज होते ही आपके सामने ओपन कर देता है कंसोल विंडो। यानी जब जब हम getch लगाते हैं, सी लैंग्वेज लेती है दो एक्शंस। पहला एक्शन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टैंड स्टिल हो जाता है, यानी वहीं पे पॉज हो जाता है। दूसरा एक्शन, आपके सामने कंसोल हो जाता है ओपन। अब बुद्धि लगाइए, अगर getch को मैं लास्ट में लगाऊंगा तो जब मुझे कंसोल ओपन होकर दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है वो मेरे पूरे प्रोग्राम का दिखाएगा आउटपुट। तो जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल बात बोली, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं विद CLR/SCR, आज एक और बात बोलता हूं, प्रोग्राम की फिनिशिंग करते हैं विद getch। दोनों का लगना जरूरी कतई नहीं है, ना लगाइए तो भी चलेगा, क्योंकि अगेन इन GCC वी डोंट हैव अ getch बिकॉज GCC डजंट सप्लाई conio.h। लेकिन अगर टर्बो में है तो आप इन्हें यूज करके दो फायदे उठा सकते हैं। CLR/SCR स्क्रीन को कर देगा क्लियर, getch आपको अलग से ऑल्ट F5 प्रेस करने से बचा देगा। इसका डेमो देखिए। मैंने प्रोग्राम को करा कंपाइल, हमेशा की तरह कंपाइलर ने मुझे बताया 462 लाइंस कंपाइल्ड, एरर्स आर 0। 462 इसलिए क्योंकि अब एक लाइन मैंने बढ़ा दी है।
रन करूंगा तो देखिएगा क्या होगा। अभी रन हो रहा था तो मुझे आउटपुट देखने के लिए खुद प्रेस करना पड़ रहा था Alt F5। अब जैसे ही मैं कोड को रन करूंगा ऑटोमेटिकली मेरे सामने कंसोल विंडो ओपन हो जाएगी। और इस समय प्रोग्राम बंद है, किस समय प्रोग्राम चल रहा है? ना बंद है ना चल रहा है, प्रोग्राम पॉज्ड है। बंद का मतलब प्रोग्राम मेमोरी से हट गया है, नहीं। चल रहा है का मतलब वो मेमोरी में रन हो रहा है, वो भी नहीं है, वो मेमोरी में है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, पॉज्ड है, इंतजार कर रहा है कि आप कोई की दबाएं तो आपके प्रोग्राम का अगला इंस्ट्रक्शन रन हो। पर आपने अगर ध्यान से देखा हो तो मेरे प्रोग्राम का अगला इंस्ट्रक्शन क्लोजिंग ब्रेस था। मैंने आपको बार बार याद दिलाया है क्लोजिंग ब्रेस प्रोग्राम का एंड है। तो जैसे ही क्लोजिंग ब्रेस आएगा अपन वापस जाएंगे कोड विंडो के अंदर। यानी गेट सी एच को एक ही काम आता है, प्रोग्राम को वहीं का वहीं रोक देना जहां पर गेट सी एच स्टेटमेंट होता है एग्जीक्यूट, और रुकते ही आपके सामने कंसोल हो जाता है ओपन। अब अगर मेरी बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए, व्हाट विल हैपन इफ आई पुट अ गेट सी एच आफ्टर CLR SCR? जल्दी बताओ मुझे। सबसे पहले ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी, करेक्ट? स्क्रीन ब्लैंक क्यों है? इसने की है, CLR SCR ने। मुझे दिखेगी क्यों? क्योंकि मैंने कॉल करा हुआ है गेट सी एच। ठीक, देखिए तो जैसे ही मैं रन करूंगा आई विल गेट अ ब्लैंक स्क्रीन। ये प्रोग्राम की शुरू की 2 लाइनें चल रही हैं, स्क्रीन क्लियर हो गई, कोड पॉज हो गया। जैसे ही अपन एंटर दबाएंगे अगली 2 लाइनें चलेंगी, उनमें से एक है मैसेज हेलो यूजर, एक है गेट सी एच। तो आपको हेलो दिखेगा और प्रोग्राम फिर से हो जाएगा पॉज, क्योंकि आपने यूज करा है लास्ट में गेट सी एच। अच्छा, ये लास्ट वाला गेट सी एच ना होता तो? अगर ये लास्ट वाला गेट सी एच ना होता तो आपके प्रोग्राम के अंदर हेलो यूजर तो आपको दिखता, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम कंसोल विंडो से हटकर आ जाता कोड विंडो में। आउटपुट देखने के लिए आपको फिर से प्रेस करना पड़ता Alt+F5। सो जनरल एडवाइस है, गेट सी एच जब भी लगाएं प्रोग्राम के लास्ट में लगाएं, ताकि आपको अलग से Alt F5 प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक, प्रोग्राम उतारिए, फिर मैं आपको गेट सी एच की थ्योरी देता हूं। ये नॉर्मल कोड है ऑफ यूजिंग गेट सी एच। उतारिए कोड और मोबाइल कर दीजिए बंद। इतना जरूरी कॉल लेना है, मैसेज लेना है तो बाहर जाके ले लीजिए। क्लास में बैठे हैं अपन, पिक्चर हॉल में नहीं बैठे हैं। हो गया? लिखिए नोट्स, लिखें द फंक्शन गेट सी एच, द फंक्शन गेट सी एच स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर। फुल फॉर्म है इसका, द फंक्शन गेट सी एच स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर एंड, कौन सी हेडर फाइल में है? conio.h, and is available inside the header file conio.h। आगे लिखें फुल स्टॉप करके, whenever we call the function getch, पैरेंथेसिस लगाना नहीं भूलिएगा। whenever we call the function getch in our program, C language takes 2 actions.
सी लैंग्वेज टेक्स 2 एक्शंस। आप बताइए क्या क्या। पहला, प्रोग्राम बंद हो जाता है, प्रोग्राम पॉज हो जाता है। नंबर 1, द एग्जीक्यूशन पॉजेज, द एग्जीक्यूशन पॉजेज। नंबर 2, द कंसोल विंडो गेट्स opened up, the console window gets opened up. Line change. So if we call if we call get ch at the end, so if we call get ch at the end, then we don't have to use alt plus F5. Then we don't have to use alt plus F5. Then we don't have to use alt plus F5. एक और लाइन लिखिए आगे फुल स्टॉप करके. There is another very important use of getch, which is to accept hidden inputs. There is another important use of getch, which is to accept hidden inputs. अब ये फ्यूचर की बात है जो आप आने वाले दिनों में करेंगे. थ्योरी अभी सुना देता हूं मैं. ये बताइए, प्रोग्रामिंग में यूजर आपके प्रोग्राम में जब इनपुट्स डालता है तो क्या कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं जो वो नहीं चाहेगा कि स्क्रीन पे दिखें? प्रोग्रामिंग में जब आप यूजर से वैल्यू लोगे, क्या कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो यूजर नहीं चाहेगा कि स्क्रीन पे दिखें? जैसे कि पासवर्ड. सी लैंग्वेज में अगर आपको पासवर्ड्स लेने हैं तो ये काम करने के लिए सिर्फ एक फंक्शन आपकी मदद करेगा और वो एक फंक्शन होता है getch. इनफैक्ट getch का असली यूज यही है. तो आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो मैंने आज आपको getch का यूज बताया है, कभी नहीं बोलिएगा, नहीं तो सामने वाला बंदा सोचेगा आपको उस लेवल के नहीं आती है जिस लेवल की आनी चाहिए. getch प्रोग्राम पॉज करता है, ये बच्चों वाला जवाब है. getch का जो एक्चुअल काम है, पासवर्ड लेवल की प्रोग्रामिंग करना है, और हम इस कोर्स के अंदर वो प्रोग्राम बनाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे द चैप्टर कॉल्ड फंक्शन. तो फंक्शन का इंतजार अब चौथे कारण से आप और करेंगे. पहले के 3 कारण क्या थे? सबसे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा है वॉइड क्यों लिखते हैं, वो आपको फंक्शन समझाएगा. फिर आपको फंक्शन ही समझाएगा मेन के साथ सेमीकोलन क्यों नहीं है, CLRSCR के साथ सेमीकोलन क्यों है. फिर आपको फंक्शन ही समझाएगा आप इस ब्रेस के नीचे का कोड कैसे लिख सकते हैं, और आपको फंक्शन ही समझाएगा getch का एक्चुअल यूज क्या है. तो कोई भी आपसे ज्यादा सी जानता होगा तो वो आपको यही बोलेगा कि getch पासवर्ड्स लेता है, हिडन इनपुट्स लेता है. आप भी मानिएगा लेता है, बट आप इस चीज को सीखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन. तब तक के लिए हम getch का छोटा मोटा यूज कर रहे हैं, और वो छोटा सिंपल सा यूज है प्रोग्राम को पॉज कराना. क्योंकि याद रखिएगा, प्रोग्राम पॉज कराने के और भी तरीके हैं सी में, getch उनमें से एक है. लेकिन पासवर्ड्स लेने के सी में और तरीके नहीं है, वो सिर्फ एक ही तरह से ले सकते हैं, एंड दैट कैन बी डन ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ getch. चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देता हूं इन सारे फंक्शन से रिलेटेड. मैं एक प्रोग्राम डिक्टेट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने और मुझे बताइएगा ये प्रोग्राम कैसे बनेगा. मैं चाहता हूं हम सी में कोड लिखें जो रन होते ही सबसे पहले ब्लैंक स्क्रीन दिखाए. पूरा सुन लीजिए. फिर मैं एंटर दबाऊं तो हेलो आए, फिर मैं एंटर दबाऊं स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, फिर मैं एंटर दबाऊं यूजर आए, फिर मैं एंटर दबाऊं प्रोग्राम बंद हो जाए. फिर सुन लीजिए, पहले ब्लैंक स्क्रीन आए, एंटर दबाऊं हेलो आए, एंटर दबाऊं स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, फिर एंटर दबाऊं यूजर आए, फिर एंटर दबाऊं कोड विंडो में लौटाऊं. बताइए जल्दी से. सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन से फंक्शन लगेंगे? तीनों लगेंगे. CLRSCR भी बार बार लगेगा, printf getch भी बार बार लगेंगे. चलो मैं आपको एक एक पार्ट देता हूं, आप सॉल्यूशन दो. सबसे पहले स्क्रीन ब्लैंक होकर दिखे. This requires 2 statements, a CLRSCR as well as a getch. Fine. उसके बाद हेलो आए तो हेलो तो आ जाएगा विद printf, लेकिन हेलो दिखे
उसके लिए जरूरी है कि आप यूज करें एक बार फिर से गेट सी एच। हेलो आने के बाद स्क्रीन दोबारा क्लियर हो जाए, दैट विल अगेन अ कॉल टू CLR SCR। स्क्रीन क्लियर होकर दिखे, दैट इज अगेन अ कॉल टू गेट सी एच। और इसके बाद फिर यूजर आए, that again will be a call to printf user, but I want user दिखे, that will be a get ch। इसके बाद कुछ करना नहीं है, इसके बाद कोड विंडो आनी चाहिए, तो ब्रेस क्लोज्ड। ठीक, प्रोग्राम को कंपाइल करा मैंने, नो एरर, सॉरी वन एरर, व्हाट इज द मिस्टेक, एक एक्स्ट्रा ब्रेस क्यों आ रहा है, जल्दी बताइए। दीज आर कंपाउंड स्टेटमेंट, फॉर एवरी ओपनिंग ब्रैकेट देयर शुड बी अ क्लोजिंग ब्रैकेट। या क्लोजिंग एक ज्यादा लग गया है, ओपनिंग एक कम है। दो सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के, हाँ दो सॉल्यूशन है, एक इसको हटा दूं, दूसरा एक और करली ब्रेस लगा दूं। एक सॉल्यूशन ये है, हटाना ज्यादा बेटर है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा करली ब्रेस की जरूरत नहीं है। बाकी आप देख लें, अगर आप चाहते हैं तो आप एक ब्रेस ऊपर और बढ़ा दीजिए, लाइक दिस। कंपाइलर अपनी शिकायत वापस ले लेगा, फाइन। लेकिन ऐसा करिएगा मत, जबरदस्ती ब्रेसेस बढ़ाना भी कोई समझदारी नहीं है। कंपाइल करा मैंने, जैसे ही कंपाइल करा 0 एरर, रन करा, सबसे पहले प्रोग्राम ने ब्लैंक स्क्रीन दिखाई, फिर प्रोग्राम ने हेलो प्रिंट करा, फिर स्क्रीन ब्लैंक हो गई, फिर यूजर आया, और अब आप आ जाओगे कोड विंडो के अंदर। इससे आपको सिर्फ एक बात मुझे समझानी थी, आई होप समझ आ गई होगी। हम फंक्शन को जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं कॉल, बस हर बार नाम के साथ पैरेंथेसिस और लगाना पड़ेगा सेमीकोलन। राइट, उतारिए। चलेगा, कुछ आईडी में चलेगा, कुछ में नहीं चलेगा, बोला मैंने, बेटर है आप स्मॉल लें। हो गया। .c भी कर सकते हैं आप, थोड़े बहुत फर्क पड़ेंगे, वो आगे बताऊंगा। अभी जिस लेवल पे आप है कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े बहुत फर्क पड़ेंगे जो C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप C++ में पढ़ेंगे। बिल्कुल अभी C++, लेकिन हमने कोड जैसे लिखा है ये C में भी वैसे चल जाएगा। मैं कर देता हूं, देखो मैं इसी प्रोग्राम को सेव करता हूं, इस बार नाम दे देता हूं sachin.c। राइट, कीजिए आप कंपाइल, सेम बिहेवियर कीजिए आप रन। जो डिफरेंस होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। हो गया, चलें आगे। अब आईडी बंद करना, दोबारा से अपने प्रोग्राम को लोड करना, ये भी सीख लीजिए। प्रोग्रामिंग हो गई, सेटिस्फाइड हो गए आप, अब आपको इसको शट डाउन करना है। तो सबसे पहले इस विंडो को बंद करेंगे। इस विंडो को बंद करने के लिए ऑल्ट F3 से करंट फाइल क्लोज हो जाती है, ये क्लोज हो गई। उसके बाद फाइल मेन्यू में आइए, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्विट। जैसे ही क्विट को स्ट्राइक करेंगे आईडी विंडो बंद हो जाएगी, आप आ जाएंगे वापस डेस्कटॉप पे, सॉफ्टवेयर को आप कर दें क्लोज। अब आपको लग रहा है सर अब दोबारा चाहिए हो, तो दोबारा अगर आईडी लॉन्च करना है और आप चाहते हैं आपका जो पिछला प्रोग्राम था वो आप पढ़ें, ओपन कर पाए, डबल क्लिक कीजिए एक बार फिर से, स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक कीजिए,
विंडो ओपन हो गई। अगर आपने फाइल में जाकर न्यू प्रेस करा तो नई विंडो आ जाएगी। मुझे लगता है वो जो अभी प्रोग्राम बनाया है उसी को वापस ओपन करना है। यूल गो फॉर ओपन, ओपन में एंटर करिए। नीचे आपको आपका प्रोग्राम दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो आप टाइप कर दीजिए sachin.c, ये लिखिए, या cpp, जो भी आपका एक्सटेंशन हो, ये लिखकर एंटर स्ट्राइक कर दीजिए। प्रोग्राम आपके सामने एज इट इज दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल्ट F3 से करंट विंडो बंद होती है, क्विट से आईडी शट डाउन होता है, और अगर आपको फाइल ओपन करनी हो तो वो ओपन होती है विद ओपन मेन्यू। इसमें आप अपने प्रोग्राम का नाम लिख दें, जिस नाम से प्रोग्राम है वही लिखना है। मान लीजिए मैंने कहा भोपाल.c, अब शायद भोपाल.c नाम की कोई फाइल नहीं है, तो एक फ्रेश फाइल मेरे लिए ओपन हो जाएगी। इसका मतलब देयर वाज नो प्रीवियस कोड बाय द नेम ऑफ भोपाल.c, वो बना दिया आईडी ने मेरे लिए तुरंत। ऑल्ट F3 से बंद कर दीजिए, गेट बैक टू योर डेस्कटॉप, इसके लिए क्विट। चलूं आगे, क्लियर? चलिए अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत लंबा है, शुरू आज कर लेते हैं, अगले लेक्चर में इसको करेंगे अपन कंक्लूड। है बहुत सिंपल लेकिन बहुत ट्रिकी, और इंटरव्यूअर्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। टाइटल डालिए यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। टाइटल डालिए यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस, यूजिंग सीक्वेंसेस। नाम से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, कोड बनने दीजिए, क्लियर होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा कोड बना के दे रहा हूं, आप मेरे को इस कोड का आउटपुट बताने की कोशिश कीजिएगा। कोड है, सबसे पहले मैंने एज यूजुअल दो हेडर फाइल्स अटैच करी, stdio.h एंड conio.h। फिर मैंने कहा मेन, फिर मैंने लिखा clr.scr, और इस बार दो प्रिंटएफ्स लिखे। पहले प्रिंटएफ में मैंने लिखा विद इन डबल कोट्स हेलो यूजर, दूसरे प्रिंटएफ में मैंने लिखा अगेन विद इन डबल कोट्स वेलकम टू सी, एंड एज यूजुअल लास्ट में कॉल करा गेट ch। आपको बस इतना बताना है, जब ये प्रोग्राम रन होगा आपकी समझ के हिसाब से ये आउटपुट क्या शो करेगा। आउटपुट दोनों मैसेजेस आएंगे, लेकिन आएंगे हॉरिजॉन्टली, यानी जब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो आपको आपकी कंसोल विंडो पे कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा। आपको नजर आएगा फर्स्ट रो में हेलो यूजर, और नोटिस करिएगा आर से बिल्कुल नेक्स्ट कॉलम पे आपको लिखा हुआ दिखेगा वेलकम टू सी। समझने वाली बात यह है, आप आपके प्रोग्राम में अगर दो प्रिंटएफ लगाते भी हैं, आप आपके प्रोग्राम में अगर दो प्रिंट लगाते भी हैं, तो ये इस बात की गारंटी नहीं होता कि आपका आउटपुट नेक्स्ट रो पे आएगा। अगर आप चाहते हैं आउटपुट नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो जाए, तो जिस वर्ड से आउटपुट को अगली रो पे भेजना है उसके पहले सी लैंग्वेज का एक स्पेशल कैरेक्टर आप लगाएंगे, जिसे आम बोलचाल में बुलाते हैं बैकस्लैश n, बट इसका ऑफिशियल नाम सुन लीजिए। जैसे इसका क्या था, इसका शाबाश, इसका स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ऐसे इसको सी में बुलाते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। ये इसका ऑफिशियल नाम है, लिख लीजिएगा, 2 मिनट रुक जाइए, लास्ट पॉइंट है आज का ये। इसको हम बुलाते हैं ऑफिशियली न्यू लाइन कैरेक्टर। अब इसे आप स्टेप में जहां भी लगा देंगे, ये वहां से आउटपुट को शिफ्ट कर देगा ऑन नेक्स्ट रो। तो सोच के बोलिएगा, मैं चाहता हूं वेलकम टू सी नेक्स्ट रो पे आ जाए, तो मैं बैकस्लैश n कहां लगाऊं, यूजर के बाद लगाऊं कि वेलकम के पहले लगाऊं? एक ही बात है, समझ नहीं रहे आप? जरूरी नहीं है हर बार दो चॉइस दूंगा तो दोनों अलग ही होंगी, कई बार दोनों सेम भी होती हैं। दिमाग लगाइए, मैं यूजर के बाद लगा दूं या वेलकम के पहले लगा दूं, बात तो एक ही है। फिर भी दोनों चीजें आपको ट्रेस कर देता हूं। मान लीजिए अपन ने यूजर के बाद लगाया बैकस्लैश n, अब ये प्रिंटएफ करेगा दो एक्शंस। सबसे पहला एक्शन इसका होगा, ये स्क्रीन पे आपका मैसेज लिखेगा विच इज हेलो यूजर, और ये जो बैकस्लैश n आप देख रहे हैं
इसके कारण प्रिंटफ कर्सर को भेज देगा एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट रो। जब अगला प्रिंटफ शुरू होगा, कर्सर ऑलरेडी नेक्स्ट रो पे है, ये नेक्स्ट रो से लिखकर आपको देगा आपका नेक्स्ट मैसेज विच इज वेलकम टू सी। दिमाग लगाइए, अगर ये बैकस्लैश एन आपने वेलकम के पहले लगाया होता तो नोटिस करिए यूजर के आर के बाद कर्सर यहां पर रुकता, नेक्स्ट प्रिंटफ शुरू होता बट स्टार्टिंग में ही लगा होता है एक बैकस्लैश एन, तो भी वेलकम टू सी आ जाता ऑन नेक्स्ट रो। यानी अगर सेकंड वाला प्रिंटफ नेक्स्ट रो पे चाहिए तो बैकस्लैश पिछले के एंड में या अगले की बिगनिंग में कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा, और दोनों जगह लगा दूंगा तो क्या होगा, कैन यू टेल? इसका आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप? अब आउटपुट आएगा 3 लाइनों का। पहली लाइन में आएगा हेलो यूजर, दूसरी लाइन कंप्लीटली ब्लैंक, तीसरी लाइन में आएगा वेलकम टू सी। यानी जितनी बार आप बैकस्लैश एन लगाएंगे, बी प्रिपेयर्ड, आउटपुट उतनी बार शिफ्ट हो जाएगा ऑन नेक्स्ट रो। तो अगर इस कोड का एग्जैक्ट ट्रेस दूं मैं, इस समय जो बोर्ड पे कोड दिख रहा है आपको, उस कोड के केस में आपका कर्सर यहां आएगा जब आप सेकंड वाला बैकस्लैश एन लगाओगे, फर्स्ट वाला बैकस्लैश एन लगाओगे तो यहां, सेकंड वाला बैकस्लैश एन लगाओगे तो यहां, और यहां वो आपको आउटपुट देगा अब वेलकम टू सी। ओवरऑल अगर आप गिने, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 3 रो का आउटपुट जिसमें सेकंड रो पड़ी रहेगी ब्लैंक। एक और बात, इसको देख करके आप ये मानते हैं हम ये आउटपुट एक प्रिंटफ से भी ला सकते थे? मतलब अगर मैं 4 प्रिंटफ कंटिन्यूअस लिख रहा हूं, आई कैन क्लब देम इनटू 1 प्रिंटफ। एक प्रिंटफ भी 4 प्रिंटफ के बराबर काम कर लेगा अगर वो 4 प्रिंटफ आपने लिखे हैं लगातार। जैसे इसी में मैं लिख सकता था हेलो यूजर बैकस्लैश एन वेलकम टू सी। उतार लीजिए पहले इसका नॉर्मल आउटपुट, फिर स्पेशल केसेस। और इस चैप्टर की एक खास बात है, इस चैप्टर में आपको आउटपुट भी उतारना है। अभी तो बहुत सिंपल है ये, मैं आपको 5 एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ाऊंगा और जैसे जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे चीजें थोड़ी सी टिपिकल होती जाएंगी। तो 2 चीजें लिखिएगा, प्रोग्राम भी और साथ में उसका करंट आउटपुट भी। फिलहाल जो कोड बोर्ड पे है उसका आउटपुट दे रहा हूं, उसके आउटपुट के हिसाब से इन द फर्स्ट रो यू गेट हेलो यूजर, इन द सेकेंड रो यू विल गेट द मैसेज वेलकम टू सी। और कर्सर कहां होगा? कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा होगा? सी के राइट में, इस सी वाले लेटर के राइट पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ये इंडिकेट करने के लिए कि यहां लास्ट मैसेज प्रिंट हुआ। बढ़ूं आगे? हाँ जी, हो गया। चलिए अब लास्ट पॉइंट आज का, ये बताइए इस टॉपिक का नाम क्या है? एनी गेसेस व्हाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंसेस? सोचिए, आप पिछले 2 दिन से प्रिंटफ पढ़ रहे हैं और मैंने हर बार आपसे बोला है प्रिंटफ के डबल कोट में कुछ भी लिखते हैं तो वो प्रिंट होता है। आज आप नोटिस करिए ये डबल कोट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बट स्टिल ये प्रिंट नहीं हो रहा। सी इन चीजों को कर रही है एस्केप। तो ये नाम बहुत जस्टिफाइबल नाम है। अगर कोई पूछता है ये एस्केप सीक्वेंसेस क्यों कहलाते हैं, तो आपका जवाब होगा क्योंकि ये डबल कोट के अंदर आने के बावजूद प्रिंट नहीं होते। सी लैंग्वेज इन्हें कर देती है स्किप। उस स्किप करने को अपन बोलते हैं एस्केप करना। और ये खुद नहीं दिखते, इनका असर दिखता है, इनका इफेक्ट दिखता है। जैसे बैकस्लैश एन का इफेक्ट था
कि कर्सर आपका शिफ्ट हो गया ऑन टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट रो। दैट इज वाई हम लोग यहां यूज कर रहे हैं एस्केप सीक्वेंस के तौर पे बैकस्लैशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी बैकस्लैशन को प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि इसको प्रिंट करना इतना सिंपल नहीं है। आप जितनी बार बैकस्लैशन लगाएंगे कुछ प्रिंट नहीं होगा, बस कर्सर चला जाएगा ऑन नेक्स्ट रो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर अगर बैकस्लैशन को हम ऐसे लिख दें तो क्या खुद बैकस्लैशन प्रिंट नहीं होगा? नहीं होगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट प्रेडिक्ट कीजिए क्या होगा जल्दी से। इस प्रोग्राम का आउटपुट ब्लैंक स्क्रीन होगी, और अगर बहुत ध्यान से देखें तो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा ऑन रो नंबर 2, बट ये खुद डिस्प्ले नहीं होगा। इसको डिस्प्ले करना एक ट्रिकी तरीका है जो अगले लेक्चर में अपन करने वाले हैं डिस्कस। सो जैसे ये बैकस्लैशन लगेगा कर्सर आपका आ जाएगा ऑन जस्ट सेकंड रो। आया समझ में? अब एक बार फिर बताइए व्हाई दे आर एस्केप सीक्वेंसेस। Because in spite of being a part of double quotes, are not displayed on the monitor, they are escaped by printf. So they are called escape sequences. और ऐसे कितने हैं? हम पढ़ेंगे ऐसे 5। आज आपने पहला पढ़ा है which is बैकस्लैश n।